नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला वीडियो जो कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद फॉरेस्ट फायर्स कैसे होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आपको पसंद आया होगा। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं हमारी एग्रीकल्चर या कृषि संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसका पहला वीडियो। और इस सीरीज़ में जो पहला वीडियो हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं उसका विषय है कि हम भारतीय कृषि या इंडियन एग्रीकल्चर में पानी की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं। पिछले कई दशकों से, खासतौर से पिछला अगर हम एक डिकेड देख लें तो आपने, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र का लातूर हो, चाहे बुंदेलखंड हो, ऐसे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि पानी की बड़ी किल्लत बनी हुई है। इनफैक्ट इस हद तक कि इसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि पानी पर्याप्त नहीं मिल पाया अपनी फसल बोने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उनको कई बार डिस्ट्रेस की वजह से सुसाइड करने तक मजबूर होना पड़ता रहा है। और लातूर की आप खासतौर से अगर केस स्टडी देखें महाराष्ट्र की, वहाँ पे हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ पर पीने के पानी के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को वाटर ट्रेन चलानी पड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं, इनफैक्ट किसी ने ये कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो किसी और चीज़ के ऊपर नहीं, पानी को लेकर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगले कुछ दशकों में ये पानी की जो समस्या है ये और भी कहीं ज़्यादा भयावह होने वाली है। जिस जगह मैं अभी पोस्टेड हूँ, चंदौली, यहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी अच्छा है, बारिश होती है, गंगा जी का यहाँ निवास है और पानी लगभग 40-50 फीट पे मिल जाता है। इससे पहले मैं जहाँ पोस्टेड था हाथरस, वहाँ पे लगभग 250 से 300 फीट तक पानी नहीं मिलता है। और जहाँ से मैं आता हूँ राजस्थान, अलवर, आप समझ सकते हैं अगर राजस्थान के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में रेत के टीले, पानी नहीं होना, रेगिस्तान, ये सब चीज़ें हो सकता है सबसे पहले आएँ। 1100 फीट तक जहाँ से मैं आता हूँ, अलवर राजस्थान में 1100 फीट तक ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है, वाटर टेबल नीचे हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की किस कदर किल्लत इस देश को अब झेलनी पड़ रही है और आने वाले समय में ये समस्या कहीं और ज़्यादा बढ़कर भयावह रूप धारण करेगी। तो इस पानी की समस्या को किस तरीके से हमारी जो कृषि है उसकी पद्धति को चेंज कर नई टेक्नोलॉजी लाकर, क्रॉप पैटर्न को चेंज करके कैसे इस पानी को हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, पानी की समस्या का कैसे एज ए कंट्री हम निवारण कर सकते हैं, इसके बारे में इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ फैक्ट्स, कुछ स्ट्रैटेजीज आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा हमारे वीडियोस में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये टॉपिक अभी रेलिवेंट क्यों है और ये टॉपिक हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये ऐसा टॉपिक है जो साल दर साल, दशक के बाद दशक हमेशा ये रेलिवेंट बना रहेगा। चाहे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने की बात हो, चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी हो, ये टॉपिक एवरग्रीन बना रहेगा। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। जो प्रेजेंटेशन है इस टॉपिक की वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपके रेफरेंस के लिए रेडीली अवेलेबल रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि एक जो इम्पोर्टेंट केस इन पॉइंट है कि अभी जो हम सब्सिडी देते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वाटर हो, इन सारी सब्सिडियों को हटाकर क्यों ना हम कुछ ऐसी स्कीम बनाएं जिससे किसानों को खुद को लगे कि हम उस पैसे से, उस इंसेंटिव से अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी कृषि पद्धति, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़े। और हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई कैंपेन लॉन्च करी जिसका नाम उन्होंने दिया कैच द रेन, मतलब बारिश को आप इकट्ठा करें, संजोएं। और ये एक महत्वपूर्ण अंग है जो भारत सरकार की काफ़ी समय से जो इम्पोर्टेंट योजना चली आ रही है वाटर कंजर्वेशन की, जिसका नाम है जल शक्ति अभियान। उसका एक हिस्सा है कैच द रेन कैंपेन जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में लॉन्च की है। इनफैक्ट उनका यह भी कहना था कि जो नरेगा है, जो नरेगा रोजगार गारंटी स्कीम है भारत सरकार की, उसका हर पैसा, उसका हर पहलू कहीं ना कहीं पानी
या वाटर कंजर्वेशन के लिए ही खर्च होना चाहिए, क्योंकि पानी की ऐसी समस्या है जो सिर्फ हमारे शहरों तक नहीं बल्कि हमारे गांवों में भी एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो अगर हम इस पर जल्दी काम शुरू करेंगे तो इस समस्या का कहीं ना कहीं हम जल्दी हल निकाल पाएंगे। और उसी क्रम में कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत हुई है जल शक्ति अभियान के तहत। चलिए अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स पहले बता दूं, उसके बाद हम टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि नोडल एजेंसी है पूरे देश में पानी के प्रबंधन को लेकर, उसकी 2019 की रिपोर्ट को आप देख लें तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि भारत में हर साल जो बारिश होती है, एनुअल प्रेसिपिटेशन लगभग 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर्स होती है। लेकिन इस पूरी बारिश में से हम सिर्फ 18%, ओनली 18%, जो कि लगभग 699 BCM या बिलियन क्यूबिक मीटर्स होता है, उसी को इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। इसका मतलब जो बाकी हमारा बच जाता है 82%, वो पानी हमारा या तो कहीं बह जाता है, वो हो सकता है नदी से चला जाए, नालों से चला जाए, सिवर से चला जाए, या फिर वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारी पानी की डिमांड है, तो आप देखेंगे बारिश हमारे यहाँ बहुत होती है, ऐसा नहीं कि बारिश की कमी है। दिक्कत है कि उस बारिश के पानी को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकें, हार्वेस्ट कर सकें। अगर हम डिमांड की बात देखें तो डिमांड में इंडिया की डिमांड पानी की 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि ये डिमांड बढ़कर 843 BCM हो जाएगी। और हमने देखा हम सिर्फ 699 BCM जो 18% बनता है उसी को यूटिलाइज कर पाते हैं। और 2050 तक अगर हम देखें तो ये डिमांड हमारी पॉपुलेशन और हमारी जो इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, जो हमारा पैटर्न लाइफस्टाइल चेंज होगा, उसकी वजह से ये डिमांड बढ़कर 1180 BCM हो जाएगी 2050 तक बढ़कर। इसका मतलब कि पानी की डिमांड किसी भी कदर आगे आने वाले दशकों में कतई कम नहीं होगी। इनफैक्ट ये डिमांड लगातार बढ़ती ही जाएगी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर हम वाटर कंजर्वेशन के इनिशिएटिव्स, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स का चेंज, टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी से वॉर स्केल पे शुरू कर दें, तो ये जो 1180 BCM हमको 2050 तक कंजर्व करना होगा, ये ऐसा भी टारगेट नहीं है कि हम इसको अचीव ना कर पाएं। लेकिन उसके लिए हमको कई स्टेप्स लेने होंगे। एक तो हमें कैच द रेन, मतलब जो बारिश है उसको कंजर्व करना होगा। उसके साथ ही साथ जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको और कहीं ज़्यादा एफिशिएंटली और कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना होगा। अगर आप एक रिपोर्ट देखें, UN रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 पे डिपेंडेंट है, उसका इंडिया ने अभी सिर्फ 56% ही अचीव किया है 2019 तक। इसका मतलब कि 2030 में सिर्फ 9 साल 10 साल बचे हैं और हमने सिर्फ अभी 55-56% ही अचीव किया है। अगले 10 साल में हमें बड़ी तेजी से इस दिशा में SDG 6 को अचीव करने के लिए काम करना होगा। और इस पूरे एफर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारी कृषि है, जो हमारी कृषि टेक्निक्स हैं, पद्धति है, उसको हम कैसे रिवोल्यूशनाइज करें, कैसे उसमें क्रांति हम लाएं, कैसे उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव हम बनाएं। अच्छा, कुछ और फैक्ट्स मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। अगर आप इंडिया की पूरी हालत देखें तो इंडिया की आज की जो स्थिति है उसमें सभी के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप रैंकिंग की बात करें, क्योंकि हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है, तो इंडिया 122 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक, ज़रा गैस करिए क्या होगी। 122 में से इंडिया की रैंक 120 नंबर पे है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में। इसका मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जिनका वाटर क्वालिटी इंडेक्स हमसे ख़राब है, जो बड़ी ही चिंता का विषय है। इसका मतलब हमने और भी तेज़ी से कदम उठाने होंगे वाटर कंजर्वेशन की तरफ, बेटर वाटर मैनेजमेंट की तरफ, बेटर वाटर प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर की तरफ। इसी कारण इंडिया को वाटर स्ट्रेस कंट्री कहा गया है। अगर हम पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी देखें, अगर हम कुछ फिगर्स देखें तो 1951 में पर कैपिटा मतलब एक व्यक्ति के लिए इंडिया में लगभग 5178 क्यूबिक मीटर पर ईयर पानी की उपलब्धता अवेलेबिलिटी थी।
यही पानी की उपलब्धता लगभग एक चौथाई होकर 2011 में सिर्फ 1544 मीटर क्यूब रह गई और 2050 तक ये पानी की उपलब्धता या वाटर अवेलेबिलिटी और घटकर सिर्फ 1140 मीटर क्यूब पर ईयर ही रह जाएगी। इसका मतलब पानी की डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी, हमारी जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो लगातार घटती जाएगी। तो इंडिया को आज की तारीख में भी वाटर स्ट्रेस कंट्री का कैटेगराइजेशन मिला है और टाइम के साथ ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन कहीं हमारे हाथ से टोटली आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। दोस्तों, इंडिया के अगर हम हालत देखें, आप सोच रहे होंगे मन ही मन में कि ऐसा कौन सा सेक्टर, ऐसा कौन सा एरिया, ऐसे कौन से लोग, ऐसा कौन सा सिनेरियो है जो सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करता है। तो जो हमारी कृषि है, क्योंकि इंडियन प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, हमारी 60% के आसपास पॉपुलेशन आज भी गांव में निवास करती है और जीडीपी का लगभग 17 से 18% हमारा जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, वो आज हमारी एग्रीकल्चर से मिलती है। एग्रीकल्चर लगभग हमारा जो पूरा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है पूरे देश का, उसका 78% मतलब 78% सिर्फ एग्रीकल्चर या कृषि कार्यों के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसका मतलब कि अगर हम एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज करके हर बूंद से ज़्यादा फसल उगाना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप की स्ट्रैटेजी को अपनाना शुरू कर देंगे और इस 78% फ्रेश वाटर को जो कि एग्रीकल्चर यूज़ करता है, इसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे, तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा हमारे टोटल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इस वजह से हमें मोर क्रॉप पर ड्रॉप तो करना ही करना होगा। इसके साथ हमें लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी कि हम पर हेक्टेयर ज़्यादा फसल उगा सकें। अगर आज मैं सिर्फ 50 टन उगा पा रहा हूं पर हेक्टेयर, इसको मैं बढ़ाकर कैसे 60 टन करूं, 70 टन करूं, 80 टन करूं, साथ ही साथ कैसे मैं उस 70 टन को उगाने में पर हेक्टेयर में, अगर मैं पहले 100 लीटर पानी यूज़ करता था, घटाकर उसको कैसे मैं 80 पे करूं, 70 पे करूं, 60 पे करूं। मतलब हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लैंड की बढ़ानी है और उसके लिए जो पानी हमें चाहिए उसको धीरे धीरे करके हमें कम करना है। तभी हम अपने वाटर रिक्वायरमेंट्स, वाटर रिसोर्सेज को बेटर मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, तो अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें इंडिया की सिर्फ 50% के आसपास ही ज़मीन, लगभग 198 मिलियन हेक्टेयर्स, 198 मिलियन हेक्टेयर्स ज़मीन ही अभी सिंचित है या इरिगेटेड है। मतलब 50% के आसपास ज़मीन भी आज भी उसके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तो ये एक बड़ी दुखद बात है, साथ ही साथ एक बड़ी इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि आज भी अगर वक्त रहते हम सचेत हो जाएंगे और इस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे, तो अगले 1 या 1.5 दशक में हम इसका बहुत बेनिफिट देखना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सो द टाइम इज नाउ टू स्टार्ट इन दिस वेरी क्रूशियल सेक्टर फॉर द कंट्री। अगर हम ग्राउंड वाटर देखें, तो जो हमारा ज़मीन से पानी हम निकालते हैं, वो हमारे टोटल जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें से 64% कंट्रीब्यूशन है। जो हमारी नहरें हैं, कैनाल है, यूपी में बहुत बड़ा नेटवर्क है नहरों का, चंदौली में भी बहुत नहरें हैं, बस्ती में भी मैंने बहुत नहरें देखी। इनफैक्ट आप राजस्थान में देखें, इंदिरा गांधी कैनाल बहुत फेमस नहर है जिसने पूरे गंगानगर राजस्थान बेल्ट को बहुत अच्छा इरिगेशन में सपोर्ट किया है। वो 23% कंट्रीब्यूट करती हैं। टैंक्स आप देखें तो सिर्फ 2% और जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो लगभग 11% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इरिगेशन नीड्स को। इस वजह से अगर आप देखें तो ग्राउंड वाटर हमारा 64% है और जब हम पानी को इंसेंटिवाइज कर देते हैं, हम पावर को इंसेंटिवाइज कर देते हैं कि जो अगर कृषक हमारा मान लीजिए बिजली खर्च करता है, अगर ओपन मार्केट में उसकी रेट 10 रुपये पर यूनिट है, कृषक को अगर हम 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये पर यूनिट में देंगे तो एक लिमिट तक तो वो उस पानी को यूज़ करता है। लेकिन ये भी देखने में आया है दोस्तों, इसको आप गलत मत सोचिए, लेकिन ये स्टैटिस्टिक है, ये फैक्ट्स हैं, ये कई स्टडीज़ प्रूव कर चुकी हैं कि जो हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पर पावर सब्सिडी, वाटर सब्सिडी ज़्यादा है, वहाँ पर वाटर की वेस्टेज भी ज़्यादा है। क्योंकि बहुत बार लगता है कि जब मुझे बिजली का पैसा नहीं देना पड़ रहा, मुझे पानी का पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा क्यों सोचूं। और यही कारण रहा है। अगर आप देखें तो हरियाणा आप देख लें, आप पंजाब आप देख लें, आप वेस्टर्न यूपी देख लें,
इन पर्टिकुलर एरियाज में बहुत बार ये देखने को मिला है कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, ज़मीन से जो हम पानी निकाल के अपनी फसलों और तमाम चीज़ों के लिए काम में लेते हैं, वो कहीं ज़्यादा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के मुकाबले। इसका मतलब निकाल ज़्यादा रहे हैं और ग्राउंड के अंदर जा कम रहा है। इस वजह से दो नुकसान हैं। पहला तो हमारा जो ज़मीनी ग्राउंड वाटर है वो नीचे जाता जा रहा है, हमको दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी बात, हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं पानी का। जो सैलिनेशन है, ज़मीन है, वो खारी होती जा रही है, क्योंकि जितना डीप लेवल से हम पानी निकालेंगे, फ्लोराइड कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट उसका उतना ही हाई होगा, और जब वो पानी आके आपके खेतों को सींचेगा तो वो आपकी पूरी ज़मीन को खारा बना देगा, एल्कलाइन बना देगा, और कहीं ना कहीं वो आपकी ज़मीन को धीरे धीरे बंजर में तब्दील करना शुरू कर देगा। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा में, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 30-40 साल में ग्रीन रेवोल्यूशन में अच्छी प्रोडक्टिविटी करी, खूब फर्टिलाइज़र डाला, खूब पानी वहाँ पे किया गया, और आज ऐसी हालत हो गई है कि पानी नीचे चला गया है, ज़मीन खारी हो गई है, धीरे धीरे ज़मीन बंजर में तब्दील होना शुरू हो गया है। तो 30-40 साल की अच्छी प्रोडक्टिविटी के बाद अब वो प्रोडक्टिविटी रैपिडली डिक्लाइन हो रही है। साथ ही साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ज़मीन जाती है तो पहले बड़ी ज़मीन होती है, मान लीजिए 100 बीघा थी, 5 बच्चे हुए, वो टूट के 20-20 बीघा बन गई। तीसरी पीढ़ी आई, उसमें 3-3 बच्चे और हुए, तो वो 20 बीघा ज़मीन भी अब 6-7 बीघा में रह गई। एक और जनरेशन आई, हो सकता है 2-2.5 बीघा रह गई हो। तो आप 3-4 चीज़ देखिए, ज़मीन आपकी बहुत छोटी हो गई, ज़मीन आपकी खारी होने लग गई, प्रोडक्टिविटी उसकी कम होने लग गई, और फैमिलीज़ आपकी बड़ी होने लग गई। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखेंगे तो इसी वजह से जो ऐसे एरियाज थे पहले, चाहे पंजाब देख लें, हरियाणा देख लें, वेस्टर्न यूपी देख लें, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फ़ायदा उठाया, आज कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेके बड़े ही चिंतित बने हुए हैं। और अगर आप देखें, हरियाणा में जाट एजिटेशन हुआ था रिजर्वेशन को लेकर, उसका एक बड़ा कारण इस बात को भी माना जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा हरियाणा ने पिछले 30-40 साल में उठाया, अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ज़मीनें छोटी हो गई हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। इस वजह से जो नई जनरेशन है जिसको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, उनमें एक मेजर अनरेस्ट कहीं ना कहीं बना हुआ है। अगर हम देखें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से जो हमारे ये 3 एरियाज हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न चाइना और साउथ वेस्टर्न यूएस कैलिफोर्निया के साथ साथ टॉप 3 वाटर रिस्क हॉटस्पॉट में काउंट होना शुरू हो गए हैं। अगर हम पूरे इंडिया की बात कर लें तो पूरे इंडिया में लगभग 1592 ब्लॉक्स ऐसे हैं, लगभग 256 डिस्ट्रिक्ट्स में से, जिनमें पानी की सिचुएशन, ग्राउंड वाटर सिचुएशन या तो क्रिटिकल है या ओवर एक्सप्लॉयटेड लेवल पर है। इसका मतलब अगले 1 दशक में, 1.5 दशक में, 2 दशक में वहाँ पे हो सकता है पीने तक का पानी उपलब्ध ना हो। अच्छा, अगर हम अब ये देख लें कि एग्रीकल्चर 78% पानी को यूज़ में लेता है, तो ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जो सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हैं? इनफैक्ट इन क्रॉप्स की वजह से आप देखें तो हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में, इनफैक्ट यूपी में कई बार एजिटेशन हो चुका है कि क्रॉपिंग पैटर्न हमें बदलना चाहिए, क्योंकि इन एरियाज़ में इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न पिछले 30-40 सालों में हमने करना शुरू कर दिया जो अब सस्टेनेबल नहीं रह गया है। तो सबसे ज़्यादा जिनको पानी की ज़रूरत पड़ती है वो है राइस, आपका चावल, और शुगर केन, गन्ना। ये अगर आप एक नाबार्ड की स्टडी देख लें तो ये 2 क्रॉप्स पूरे देश का लगभग 60% पानी अकेले खर्च करवा देती हैं, पी जाती हैं। इसका मतलब जो बाकी हमारी फसलें रह गई, चाहे सरसों हो, मस्टर्ड हो, वीट हो, या बाकी जितनी भी क्रॉप्स हो, मिलेट्स हो, दाल वगैरह हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बाजरा हो, ज्वार हो, उनके लिए सिर्फ 40% पानी ही बच जाता है। इसका मतलब हमें इन 2 क्रॉप्स में जो पानी यूज़ होता है उसको कहीं ना कहीं और प्रोडक्टिवली, एफिशिएंटली यूज़ करना शुरू करना ही पड़ेगा। अगर आप पंजाब का एक एग्जांपल ले लें तो पंजाब राइस बहुत उगाता है। अब पंजाब में बारिश देख लें, बारिश बहुत कम होती है। इसका मतलब ये जो गैप है बारिश होना और राइस उगाने के लिए पानी मिलना, ये कहाँ से आपको मिल पाता है? ये फिर हम ज़मीन से ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, और जिसकी वजह से अभी मैंने आपको जो नुकसान बताया कि ज़मीन का खारा होना, वाटर टेबल का नीचे जाना, और ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, ज़मीन का बंजर हो जाना, ये सारी चीज़ों का, इनफैक्ट कैंसर के बहुत केसेस पंजाब और हरियाणा में अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है
कि ग्रीन रेवोल्यूशन में पानी का बहुत इस्तेमाल हुआ, साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, और जिसका इफेक्ट आज सिर्फ वहाँ की पॉपुलेशन ही नहीं, वहाँ से जो फूड ग्रेन सप्लाई होता है दूसरी जगह, वहाँ भी उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से शुगर केन, अगर इरिगेशन आप प्रोडक्टिविटी देख लें, चाहे आंध्रा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सिर्फ 1/3 है बिहार और यूपी की। मतलब वहाँ पे सिर्फ 1/3 अनाज पैदा हो पाता है जो बिहार और यूपी में है। इस वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमें एरिया के हिसाब से चेंज करना होगा। जहाँ पे बारिश नहीं है वहाँ से मैचिंग हमें क्रॉपिंग पैटर्न करना होगा। जहाँ बारिश नहीं है शायद बाजरा हो, ज्वार हो, मिलेट्स हो, दाल हो, शायद वो ज़्यादा सूटेबल हो। जहाँ बारिश अच्छी है वहाँ शुगर केन और राइस हम शायद अफोर्ड कर पाएँ। अच्छा, अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करते हैं। ये तो क्रॉपिंग पैटर्न के थ्रू हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन को। अगर हम टेक्नोलॉजीज़ देखें कि दो हमारी जो क्रॉप्स हैं राइस और शुगर, जो कि 60% जो हमारी इरिगेशन का वाटर है उसको यूज़ करते हैं, इनको हम और कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। तो हमारी जो इरिगेशन फील्ड में पायनियर कंपनी है जैन इरिगेशन, इन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का पायलट लॉन्च किया है करनाल, जो कि हरियाणा में है, और तमिलनाडु में है। शुगर केन के लिए महाराष्ट्र में, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इसका अगर आप रिजल्ट देखें, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं दोस्तों। और ऐसी और भी बहुत सी कंपनीज हो सकती हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में। इनका अगर आप रिजल्ट देखें तो जो 1 किलो राइस उगाने के लिए लगभग 3000 लीटर पानी जो पहले चाहिए होता था, और लगभग 7.5 टन पर हेक्टेयर जिसकी प्रोडक्टिविटी होती थी, जो फ्लड इरिगेशन मतलब हम बोरिंग चला देते हैं और अपना जैसा पानी खुले में जा रहा होता है जाने देते हैं, उसके मुकाबले ड्रिप इरिगेशन से सिर्फ आपको 842 लीटर पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब पानी की रिक्वायरमेंट आपकी सेम प्रोडक्शन लेवल के लिए 1/4 घट गई। जहां आपको पहले 3100 लीटर चाहिए था, अब सिर्फ 840 लीटर के आसपास ही चाहिए। प्रोडक्टिविटी आपकी उतनी की उतनी ही है। इसका मतलब हमें जो हमारा फ्लड इरिगेशन है, जो डायरेक्ट हम खेत में खुला पानी छोड़ देते हैं, उसको हटाकर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें कहीं ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम्स जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। उसके साथ अगर हम फर्टिगेशन का मतलब है जब ड्रिप से हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके क्यों ना हम फर्टिलाइज़र भी उसमें मिक्स कर दें, ताकि अलग से हमको फर्टिलाइज़र को सोल्यूबल करने के लिए पानी की सप्लाई ना करनी पड़े। तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। कम पानी आपको देना पड़ेगा, क्रॉप की जड़ों में पानी चला जाएगा, साथ में फर्टिलाइजर भी मिक्स होकर जाएगा फर्टिगेशन की तरफ से। तो इसका जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है 2.64 है। इसका मतलब अगर आप 1 रुपया लगाएंगे इस पूरी टेक्नोलॉजी में तो आपको लगभग 2 रुपये 65 पैसे का उसमें फ़ायदा होगा। मतलब लगभग 2.5 गुने से ज़्यादा का आपको फ़ायदा होगा। इसी तरीके से इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है नेटाफिम फैमिली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ईजाद किया है, जो कि इजराइल में बड़ा सक्सेसफुली इन्होंने यूज़ किया है। साथ ही साथ एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट इनका अभी चल रहा है एशिया में, रामथल कर्नाटका में। सिमिलरली अगर आप राइस को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे तो राइस के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसको DSR भी बोलते हैं, और सिमिलरली सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI, जिस टेक्नोलॉजी के कारण हम करीब 25 से 30% पानी बचा सकते हैं फ्लड इरिगेशन के मुकाबले। तो ये तो रही कुछ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, लेकिन सच्चाई है दोस्तों, जब तक इस टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसी पॉलिसी हम नहीं बनाएंगे जिससे जो एग्री इनपुट्स हैं वो राइट ट्रैक पे आ सकें, राइट चीज़ों को हम इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, नज नहीं करेंगे अपने फार्मर्स को इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए, इनको सब्सिडाइज नहीं करेंगे, तब तक इस टेक्नोलॉजी का लार्ज स्केल इनटेक हो सकता है होने में काफ़ी वक्त लग जाए। अगर हम कुछ नोवल इनिशिएटिव्स ले लें जिनको आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम पेपर में भी, पंजाब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर और JPAL के साथ मिलकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम चलाई है। स्कीम का क्या नाम है? पानी बचाओ पैसा कमाओ। इसका मतलब जितना आप पानी बचाएंगे उसके एवज में उतना पैसा आपको डायरेक्ट सरकार देगी। तो फिर आप क्या करेंगे? मोटर चला के खुले खेत में नहीं छोड़ेंगे, इनफैक्ट आप कोशिश करेंगे कि उस पानी को आप बचाएं और उसके एवज में आप सरकार से कैश प्राइस कुछ लें। और सिंपल सिस्टम है कि आपके जो पंप्स हैं उस पर वाटर मीटर्स लगेंगे, आपका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, आप कितना पानी कंज्यूम करते थे,
अब आपने कितना पानी कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, और जितना आप पानी बचाएंगे उसके एक हिस्सा आपको डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में सीधा चला जाएगा। तो एक कोशिश है पंजाब गवर्नमेंट की, बड़ी अच्छी कोशिश है, मुझे लगता है इसको बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी, इस इनोवेशन, इस इनिशिएटिव के कारण लोग अब कोशिश करेंगे कि मैं कम से कम पानी में अपनी फसल को पैदा करूं और मेरी प्रोडक्टिविटी फसल की उतनी ही रहे, साथ ही साथ जो पानी मेरा यूटिलाइज हो रहा था वो अब कम यूटिलाइज हो, और जितना मैं कम यूटिलाइज करूंगा उतना पैसा मुझे सरकार से एज ए इंसेंटिव मिलता रहे। तो एक तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग कंपटीशन इस इनिशिएटिव की वजह से मुझे लगता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे किसान भाइयों के बीच में डेवलप हो सकता है। अच्छा, अब लास्ट चीज जो इस टॉपिक पे, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है एग्रीकल्चर पे, लास्ट चीज मैं आपके पास एक फूड फॉर थॉट, मतलब सोचने के लिए मैं एक चीज आपके दिमाग में एक छोटा सा बीज बोना चाहूंगा इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, कि क्या अब वो वक्त आ गया है जब हम जो ये सब्सिडी देते हैं, चाहे आप फर्टिलाइजर पे सब्सिडी ले लें, हो सकता है वो डीएपी पे हो, यूरिया पे हो, चाहे वो बिजली पे सब्सिडी आप ले लें, चाहे वो पानी पे सब्सिडी ले लें, इन सब्सिडीज को खत्म करके क्यों ना हम टेक्नोलॉजीज पे सब्सिडी देना शुरू करें, या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हम अकाउंट्स में डालना शुरू करें, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, आज भी जो 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अब वो धीरे धीरे, और मैं तो कहूँगा धीरे धीरे क्या, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, या फिर पानी बचाओ पैसा पाओ स्कीम्स हैं, इस तरह की नई नोवल इनिशिएटिव्स और टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दें। और ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब इस प्रपोजिशन की जो टोटल कॉस्ट या बेनिफिट जो रेशियो है वो हमारे फार्मर्स को पॉलिसी मेजर्स के थ्रू या ग्राउंड एग्जीक्यूशन के थ्रू कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा अभी जो एग्जिस्टिंग सब्सिडी का सिस्टम चला रहा है उसके मुकाबले। इसका मतलब हमको बहुत अच्छे से उसके फ़ायदे लोगों को समझाने होंगे, अच्छी पॉलिसीज़ बनानी होंगी, इनोवेशंस को इंसेंटिवाइज करना होगा। आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हमारी जो होम ग्रोन कंपनीज़ हैं या जो हमारे स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं इन फील्ड्स में, उस प्रोडक्ट्स को, उस इनिशिएटिव्स को हमें और ज़्यादा मार्केट करना होगा, लोगों को बताना होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों एग्रीकल्चर का जो हमारा ये पहला वीडियो है जो कि वाटर एफिशिएंसी इन इरिगेशन इंडियन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही टॉपिक्स जो कि न्यूज़ में बने रहें, रेलिवेंट हो आपकी जनरल नॉलेज एनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे टॉपिक्स को हम डिटेल में आपके सामने लाएं, बेटर ग्राफिक्स के साथ आपके सामने लाएं, बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने लाएं और आप इन वीडियोस को एंजॉय करें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।